नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को लाइए जरा, सदन के भीतर की बातें बाहर की जाए, सार्वजनिक कर दी जाए। स्वागत है हेमंत भाई। एक अकेला सब पर भारी, उसी लोकसभा में हमने सुना था एक 56 इंच की छाती वाले को सीना ठोक ठोक कर ये बताते हुए, एक अकेला सब पर भारी। लेकिन आज एक अकेली महिला सांसद ने ऐसा दौड़ाया कि सदन में कोई नजर नहीं आया 56 इंची वाला। प्रियंका गांधी आज लोकसभा में नया वाला जो बिल आया है और ज्यादा सख्ती वाला, उस बिल पर भाषण दे रही थी। सदन में प्रधानमंत्री नहीं थे। हालांकि जब बिल पेश हुआ, बिल पर चर्चा जब से शुरू हुई, प्रधानमंत्री ने कदम नहीं रखा। हालांकि फिर अब हालांकि लगाना पड़ रहा है। आप और पीछे जाइए, जब से विपक्ष सदन में इंतजार कर रहा है मोदी का, तब से नहीं गए हैं कोई। आज अभी नहीं प्रियंका के भाषण। दरअसल राहुल गांधी, जब प्रियंका का भाषण चल रहा था, उससे ऐन पहले राहुल गांधी अस्पताल में फोन पर बात कर रहे थे। AK-47 वाला कांड आपको याद होगा। शायद ही दुनिया का कोई मुल्क ऐसा हो, खासकर लोकतांत्रिक, मैं तो तानाशाही मुल्कों को भी अब शामिल करने को तैयार हूं, अब उनको भी शामिल कर लें, तो शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो अपने देश के छात्रों पर AK-47 से फायरिंग किया हो। भारत विश्वगुरु बन गया। यही सब मामले हैं जिसमें विश्वगुरु बनना था मोदी को। उन्होंने बताया नहीं था, खोला नहीं था, छिपा के रखा था। इस AK-47 की फायरिंग में जो बच्चा घायल हुआ है, राहुल गांधी उसी से अस्पताल में फोन पर बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ सदन के भीतर प्रियंका गांधी अकेले मोदी और शाह दोनों के मुखौटे उतार रही थी। एक एक पाप गिनवा रही थी। सिन बोला है, आपको भी सुनवा देंगे, एक एक पाप। लोकतंत्र में क्या क्या पाप किए हैं तुम लोगों ने, सब गिनवा रही थी। लेकिन सुनने के लिए वहां पर रिजिजू थे और बाकी सब मंडली थी, कव्वालों की मंडली थी, लेकिन दोनों कव्वाल गायब थे। ताली बजाने वाले सिर्फ थे यहां मौजूद। लोकसभा में लगेगा उनको अपमानजनक, लेकिन भाजपा 12 साल से ऐसे ही है। इसके पहले वाली भाजपा ऐसी नहीं थी। 2013 के एंड से और 14 सत्ता में आने के बाद से भाजपा में दो गाते हैं और बाकी सब बजाते हैं तालियां। तो अब शुरू करते हैं हम कार्यक्रम। सबसे पहले आपको अस्पताल वाली क्लिप दिखाते हैं राहुल गांधी की। और राहुल गांधी के दो नौजवान बहुत तगड़े मिले हैं, जाखड़ एक उदय भानु। जाखड़ तुरंत हॉस्पिटल में, वो परमानेंट दौड़ता रहता है नौजवान, अलग अलग राज्यों में, तुरंत जो है हॉस्पिटल में, और वहां से राहुल गांधी के साथ फोन पर संपर्क। जरा वो वीडियो लाइए। हाँ चलिए, ट्वीट, अच्छा पहले ट्वीट पढ़ देता हूं ताकि इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए। पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई थी, जिसमें आकाश यादव घायल हो गए थे। NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने आकाश से मिलकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से उसकी फोन पर बात करवाई। राहुल गांधी जी ने आकाश का हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि छात्रों के अधिकारों और न्याय की इस लड़ाई में वे सड़क से संसद तक पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे। मोदी सरकार दमनकारी रवैये से छात्रों की आवाज को दबा नहीं सकती। छात्र अधिकारों की यह लड़ाई हर हाल में जारी रहेगी बिहार। चलिए अब ले आइए वीडियो। हाँ भैया नमस्कार। हाँ भैया, मैं ये जो पटना में आंदोलन हुआ था, उसमें स्टूडेंट हैं रायबरेली के, वो यहाँ आए हुए थे और इनको पुलिस ने जो है गोली मारी है। ये मैदानता में एडमिट हैं, अभी गोली निकल गई है, अभी थोड़ा स्वस्थ हैं, तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ हेलो जी, नमस्ते भैया। कैसे हो भाई? ठीक है। कहाँ तक है तुम्हें गोली? कंधे पे लगी है, लेफ्ट साइड में। सीरियस तो नहीं है ना? ठीक हो? हाँ ठीक है, वो हाथ नहीं काम कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं कि अभी 1 महीने आराम कीजिए, उसके बाद फिर से आके चेकअप होगा, हाथ में क्या हुआ है कैसे। ठीक हो जाएगा, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो बोले हैं ठीक हो जाएगा। ठीक है, घबराए तो नहीं ना दादा? नहीं घबराए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर वो आप एनएसयूआई वाले आपकी मदद करते हैं, हम्म। ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। हाँ जरूर बताएंगे आपसे। ठीक है, ठीक है। पापा मम्मी कैसे हैं? पापा मम्मी तो ठीक है, पापा ठीक है, मम्मी मेरी थोड़ी है नहीं, वो एक्सपायर हो गई है बहुत पहले ही, छोटे थे हम। और जो पापा घबराए तो नहीं दादा? नहीं घबराए नहीं है, वो उनसे बात हो गया अच्छा, है। भाई बहन कैसे हैं? भाई बहन तो मेरे नहीं है, हम अकेले ही हैं अपने मम्मी के। अच्छा, और तो मेरा ठीक है, मेरा आप सबको तैयार है ना? हाँ भैया। और घबराना नहीं है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं सब घबरा है आपके रहे। साथ? हाँ हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे। शाबाश। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। हाँ भैया। बताइए, इकलौता बच्चा है। मतलब ये सब स्टोरी नॉर्मल हम लोग शो शुरू करते हैं, लेकिन स्टोरी थोड़ा सा बदल देती है माहौल को। इकलौता बच्चा है रायबरेली का, वो प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। रायबरेली मतलब संसदीय क्षेत्र भी राहुल गांधी का है। मेदांता में, यानी अब लखनऊ आ गया है, क्योंकि शायद पटना में, मेरी जानकारी नहीं, पटना में मेदांता नहीं है, लखनऊ के मेदांता से ही होगा। लखनऊ मेदांता में एडमिट संभवतः कराया गया हो, या अगर पटना में हो गया हो तो नई जानकारी है, लेकिन मेरी जानकारी में लखनऊ में मेदांता है। अब ये एनएसयूआई कम से कम ये पहुंच जाता है जाखड़, ये नौजवान मदद कर रहा है। चलिए, राहुल की बातचीत में एक अच्छी बात है कि शुरुआत, हाल चाल कैसे हो, चोट लगी है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, ठीक होगा नहीं होगा, क्या बोल रहा है, हमको बताना, डरना मत, परिवार कैसा है, ये सब बातें होती हैं। वो मतलब एक आदमी ऐसा भी है इस देश में कि किसी भी बात करता है तो खी खी करने लगता है। उसकी हंसी भी नकली, उसके आंसू भी नकली, उसके इमोशन भी नकली, सब कुछ नकली है। कंप्लीट फरेब, फरेब का अपने आप में वो जीती जागती मूर्ति है फरेब की। तो पहले मैं एक सवाल इस पे लूंगा, तब मैं प्रियंका गांधी पे आप लोग इंतजार करिए। प्रियंका ने बहुत जोरदार इन लोगों को धुला है आज, बेहतर धुलाई हुई है। जिस वॉशिंग मशीन में सबको धुलते थे, उसी वॉशिंग मशीन में डाल दिया इनको धुलने के लिए। तो अभी आएंगे प्रियंका पर, पहले इस पे हेमंत भाई, ये हम लोग तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं फील्ड में, अब हम लोग भाई उस दौर में नहीं है कि फील्ड में हमारे पास 400-500 रिपोर्टर हों, एक एक खबर आए हुए, लेकिन ये कम से कम चलिए आ जा रही है आजकल डिजिटल के दौर में, एक्स पर, कांग्रेस के जरिए कहीं से भी आ जाती है। ये बहुत सारे, अभी हमको ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके हाल चाल पूछे जाने की जरूरत है, जिनको हेल्प की, मदद करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे लग रहे हैं, और ये पहुंच रहा है नौजवान। लेकिन राहुल ने आज जो टेलीफोनिक कॉल किया, क्या इसके बाद एनएसयूआई या और भी जो पॉलिटिकल यूथ विंग्स हैं, उनको इससे एक मिलेगा कि टास्क मिलना कि चलो भाई जरा पता करो कहाँ कहाँ बच्चे तकलीफ में, उनकी तकलीफ दूर करें। ऐसा ही नहीं होता है ना, एक बार इससे लगता है कि चलो भाई अब समाजवादी छात्र सभा भी आगे बढ़े, ये भी वो भी, एक मतलब कहीं पर भी एक सेट करना, एक जो है रेस, कि चलो एक रेस है मदद करने के लिए, एक मदद करने के लिए दौड़ो। अब तक तो वोट लेने के लिए सब दौड़ते हैं, मदद करने के लिए दौड़ो। क्या इससे होगा? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, फर्जीवाड़े के दौर में, फर्जी नैरेटिव के दौर में, झूठे दिलासों के दौर में, लफाजी के दौर में, अगर कोई नेता अपने साथियों से, ये तो इंसिडेंटली रायबरेली के थे, पहले तो नहीं पता था कि रायबरेली का होगा, गोली लग जाएगी। गोली कोई रायबरेली नहीं पूछती, पहले एड्रेस नहीं पूछती कि भाई साहब आप कहाँ के हो, मुझे लग रहा है, वैसी तो ये एक सुखद अनुभूति आप कह सकते हैं कि देश में कम से कम एक नेता ऐसा है, विपक्ष का ही है, सत्ता पक्ष का तो अहंकार ही लिया दिया नहीं पड़ रहा। तो विपक्ष में केवल एक नेता है जो एक पीड़ित छात्र को भैया कह करके बड़े कंफर्टेबली बात कर रहा है, कंफर्ट जोन के, उसका हालचाल पूछ रहा है, कहाँ गोली लगी है, क्या हुआ है, घबराए तो नहीं हो, पिताजी माताजी अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, इकलौता बच्चा है। लेकिन एक दिलासा और एक सांत्वना ही दे सकते हो ना आप, तो विपक्ष के पास और क्या है। और आपने लगातार देखा होगा इस पूरा जो ये आंदोलन, चलो अब तो कहीं और चला गया, ये जैन जी और पता नहीं कहा था, इसकी शुरुआत तो एक्चुअली इसी आदमी ने की थी, राहुल गांधी ने। जब एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर
50 से ज्यादा प्रदर्शन किए और सारे के सारे प्रदर्शन बड़े लेवल पर सफल हुए। तो अब ये फॉलोअप के तौर पर कि कोई भी साथी हो, वो कहाँ का है किसका है का सवाल नहीं, जिसको भी चोट लगी है वो देश का है और वो हमारा है। ये जो एक कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ी चीज है। मोदी और शाह के, या तो अगर आप चपरासी लगने चले जाओ ठेके पे, तो पहले तो ये पूछेंगे आरएसएस का है कि नहीं। तो एक वो जो संकुचित विचारधारा है, जिसका आज संसद में अखिलेश ने भी जिक्र किया, प्रियंका ने भी जिक्र किया और लगातार जिक्र होता है, कि पूरी शिक्षा प्रणाली आरएसएस के गिरवी रख दी गई संकुचित सोच के। और अखिलेश ने तो ये कहा कि एक रंग के लोग। तो आशीष भाई, एक सुखद एहसास है। और एक और चीज देखिए, एनएसयूआई का प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ पटना में खड़ा होकर, जिस भी हॉस्पिटल साइड में खड़ा होकर राहुल गांधी को डायरेक्टली फोन कर सकता है। हाँ, मोदी जी के बारे में सोच सकते हो ऐसा, अमित शाह जी के बारे में सोच सकते हो, किसी वाजपेयी के बारे में सोच सकते हो ऐसा। तो इन्होंने ये कहां से चले थे और कहां पहुंचे, अपने ही बच्चों पर गोलियां चलाने वाले, अपने ही बच्चों पर पैलेट गन चलाने वाले हैं। और वो लोकचंद्र की बात करते हैं, वैसे ठीक कह रहे हो, लोकचंद्र ही बढ़ा दिया उन्होंने 12 साल में। लोकतंत्र का लोकचंद्र बनाने का श्रेय मोदी जी को जाए। कुल मिलाकर के इस आंदोलन में जो कुछ हुआ आशीष भाई, उसमें एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जैन जी ने जो डर था ना, जो इन्होंने 12.25 साल में भय सारी रियाया जनता के मन में बिठाया था, वो भय भाजपा के अंदर बिठा दिया, वापस कर दिया उसको। हाँ। और सूद समेत कर दिया। और हालत ये हो गई है कि भाजपा के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा। जब प्रियंका गांधी बोलने खड़ी, पता है क्या हुआ, एक भाई साहब बैठे थे उधर परली तरफ, तो उसने कहा कि कांग्रेस बोल रही है, तो 3 बार प्रियंका ने रिटेलिएट किया, हाँ कांग्रेस बोल रही है बोलो, और भाई की फिर आवाज नहीं निकली। तो ऐसा फलूदा कराने वाले भाजपा के अंदर बहुत है। एक तो कुतर्की कुपड़ है, और स्पीकर साहब को भी आज उन्होंने 2 बार हंसाया, कह करके हंसाया कि आप मेरे से खफा क्यों। तो राजनीति आशीष भाई देखिए, पारंपरिक तौर पे हमने तो संसद अंदर बैठ के पता नहीं कितने साल कवर की, वहां पे शत्रु भाव कभी नहीं होता, शत्रुता भाव। ये 2 गुजराती जो है इस पूरे संसद को भारत पाकिस्तान बना के छोड़ दिया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। डेमोक्रेसी में आप मिलते हो, गले मिलते हो, गप मारते हो। याद होगा आपको, सेंट्रल हॉल में खाना खाया करते, चाय पिया करते, सारे इकट्ठे हुआ करते, और खबरें वहीं से निकलती थी। आज हालत ये है कि अगर मैं किसी मंत्री के साथ दिख गया, तो पता नहीं शाम को मंत्री के साथ क्या बनेगी। ठीक, जो खबरों के सोर्स थे कौन थे वो, या तो मंत्री थे, या उनके पीएपीएस थे, या अधिकारी थे, सबके ऊपर तो वो लगा दिया। तो आज फिर सब जो सूत्रों का क्या हाल है वो आप देख लीजिए। तो आशीष भाई, ये जो राहुल गांधी ने जो आज किया, या वो जो जनरली करते रहे, ये एक ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट, सच्चा लोकतंत्र, कि हम सब एक दूसरे के दुख में सुख में शामिल हों। कौन किस पार्टी का, इस एफिलिएशन से कोई मतलब नहीं, कौन कहां था इसका भी कोई मतलब नहीं है। वेलबींग की बात, और कहा कि कोई भी चीज की कमी हो तो बताइएगा, एनएसयूआई को मैं बता रहा हूं। तो और ये इकलौता नहीं है, राहुल गांधी के ऐसे सैकड़ों किस्से मिल जाएंगे, सैकड़ों। वो तो सैकड़ों, वाकई आप कह रहे हैं सैकड़ों मिल जाएंगे। लेकिन पता नहीं देश को हमारे क्या हो गया। अभी भी मैं इतना अब तो बहुत उत्साहित हूं जेनजी को देख करके। जेनजी ने रिवर्स कर दिया, ये ऊनो रिवर्स खेल रहे थे ना सब, ऊनो आजकल बच्चे खेलते हैं, जेनजी ऊनो। मैं भी अपने बच्चे सीखा, तो वो खूब आपने सुना होगा रिपोर्ट में कि वहां पर जंतर मंतर पे सब वो कुछ जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे अच्छे हमारे पत्रकार साथी, वो कह रहे थे वहां पे जाओ तो वहां पे तो ऊनो चलता रहता है। जेनजी है वो तो अपने मिजाज में रहते हैं, ऊनो खेलते रहते हैं। तो ऊनो में एक रिवर्स होता है, ऊनो रिवर्स। मैं भी इतना जान गया हूं तो बता रहा हूं। तो उन्होंने ऊनो रिवर्स कर दिया। जितना भय 12 साल में किया था ना, ये 36-37 दिन में रिवर्स कर दिया, सूद ब्याज समेत। अब तो देखा आपने, पुलिस के पास आके नौजवान लड़का कह रहा था कि यार 2-4 लाठी मार दो, मैं 20 को नहीं आया था, मार दो, कुछ प्रसाद 20 वाला दे दो, अभी दे दो पुलिस जी, 4 लाठी मार दो, प्लीज मार दो, 20 को मैं नहीं आ पाया था। ऐसे कर रहे हैं सब, खिलवाड़ बना दिया तुम्हारा उसका। लेकिन फिर भी इस देश में खासकर ये जेनजी जो है ना, इन जेनजी से प्रेरणा लेना चाहिए था, लेना चाहिए। जो वो कौन सा जेन होते हैं नहीं पता, लेकिन जो लोग भी 70s में हैं, 65, 70, 75 वाले, उनको जरूर प्रेरणा लेना चाहिए। और उनकी संख्या बहुत बड़ी है, मैं बिना लाग लपेट के बात कहूंगा। आज ही मेरे बहुत पारिवारिक संबंधों में एक है, जो है मतलब पति पत्नी है, वो पारिवारिक दिल्ली में अच्छी, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में।
पत्नी ने पिताजी से अपने बात की और फोन पर कहा क्या कि देखा ये जेनजी दिल्ली में कितना सही काम किया, इन सब ने इतना इन सबका झूठ फरेब पकड़ा। उधर से पिता ने अपनी बेटी को फोन काट दिया कि रखो फोन, हम मोदी को ही वोट देंगे। मैं अब भी इस कार्यक्रम शुरू करने का आधे घंटे पहले सुना तो मैं कहा कि इनका क्या कर सकते हैं, क्या करोगे बताओ। मतलब उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, कोई लॉजिक नहीं है, बस ये है रखो मोदी फोन, हम वोट देंगे, अपने बेटा बेटी से संबंध बिगाड़ लेंगे। क्या ऐसा यहाँ पर हिट किया है आदमी, खत्म कर दिया, ये मंजिल साफ कर दिया। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है आशीष भाई, 100 साल की ट्रेनिंग का परिणाम है ये। जो 100 साल से जो एनजीओ चल रही है उसमें कैपेसिटी ही ये है कि भाई भाई से अलग भिड़ जाएगा, बाप बेटे से भिड़ जाएगा, बाप बेटी से भिड़ जाएगा। यही तो वर्टिकल डिवीजन किया है। आप तो कहते हो हिंदू मुस्लिम, मैं कहता हूं विद इन फैमिली। और छोड़िए आपकी घर में माता जी के साथ नहीं, आपकी बेटे के साथ, आपकी भाभी के साथ, ये वहां तक सक्षम है। हाँ? तो इस जो इनकी जो दुर्दांत प्रतिभाएं हैं, जो इनका ये जो अब जो भी निकृष्ट स्वभाव है, उसको ये इनको देश से कोई मतलब नहीं। इनको केवल अपनी सत्ता कायम रखनी है बाय एनी मीन्स, हुक और क्रूक, दैट्स इट। और ये उस काम में बड़े भारी सक्षम है। ज्ञानेश गुप्ता और राजीव अग्रवाल ने इनका रास्ता साफ कर दिया। बाकी सारे के सारे जो आपके जो संवैधानिक जो भी कुछ था, मैं उनको अब नाम ही लेना बंद कर दिया। उन्होंने आंख फेर ली, ठीक। और उसके बाद वो प्रपंच ये करते हैं कि हम न्याय करते हैं और फला करते हैं, सुबह से शाम तक टिप्पणी करने के अलावा कुछ नहीं करते। ये बड़े भारी मन के साथ मैं स्वीकार करता हूँ उसका। चलिए अब प्रियंका गाने, अब हम इस पे अस्पताल पर थोड़ा सा संवेदनशील मसला था तो रुक गए। प्रियंका भैया पहली बाइट सुना दीजिए जल्दी। क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। ये हित नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को कि सत्ता किसने दी है। इनको ज्ञानेश ने दी है ना, प्रियंका गांधी, आपको जनता दी है, इसलिए इन्हें नहीं लूट लेना है। एक और सुना दीजिए तब चले हेमंत भाई के पास। एक और। अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। कुछ दिनों पहले हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे। पुलिस लाठीचार्ज में घायल दिल्ली की उस छात्र की स्थिति जानने के लिए जो आईसीयू में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हमसे कुछ ही समय पहले आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री JP नड्डा वहां गए थे।
और उनसे कुछ समय पहले अन्य नेता भी गए। जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। हाँ? सुन लीजिए, सुनिए, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते, कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। बिल्कुल। आप संसद में बैठे हैं, निशिकांत जी आप बना रहे हो। जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। किस लिए आए हो? उसने आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा। हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े, कहने लगी कि धन्यवाद, आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महोदय, उस मां की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहां आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं, वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। किस लिए? उसने हमसे पूछा, किस लिए? इसमें भी हुटिंग कर रहा था एक बेशरम। उनको संवेदना, प्रियंका गांधी का इतना संवेदना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसको बता रही हैं? इंसान सामने हो तब ना बताओ, वहां पर भी बताओ। हेमंत भाई, आशीष भाई, आज इन्होंने जो जलालत की है हाउस की प्रोसीडिंग्स के दौरान, उसको आप कल्पना करिएगा। निशिकांत दुबे कह रहा है कि ऑथेंटिकेट करो, और इंदिरा गांधी के बारे में जो उसने बकवास की थी कि तब मैं किताब लाया हूं मैंने, उसको ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ नहीं कह रहा है, वो सारा रिकॉर्ड में चला गया, सब कुछ हो गया। प्रियंका गांधी ने एक लाइन कही कि बिल्किस बानो के मामले में जो नया शिक्षा मंत्री बनाया है, इसने उसके दोषियों की रिहाई के समर्थन किया था। मैं ऑथेंटिकेट करता हूं। सुन, नहीं, कहां है वो? नहीं, प्रियंका गांधी इसी कार्यक्रम में दिखाऊंगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद स्पीकर भी प्रवचन पे लग गए, श्रीमान किरण रिजिजू भी प्रवचन पे लग गए, उसके बाद प्रहलाद जोशी भी खड़े हो गए। उसकी भी मानहानि होगी। मानहानि तब नहीं हुई थी जब तुम बोल रहे थे, और जिस तरीके से उस घटनाक्रम को 10 मिनट तक इन्होंने उसको बोलने नहीं दिया, प्रियंका गांधी को 10 मिनट तक ऑब्स्ट्रक्ट किया, ये कानून वो कानून। अल्टीमेटली स्पीकर का तो आपको एक लाइन का और पता है क्या बोले आखिर में? पूरे जो 1.5 लाख को करने के लिए पता है क्या बोले? छूटते प्रियंका ने कहा कि ये मैं आर्टिकल है, मैं ऑथेंटिकेट करती हूँ यही सदन में अभी। तो कहते हैं स्पीकर साहब कि केवल आप मुद्दे पर बोलिए, शिक्षा मंत्री मुद्दा नहीं है क्या? निशिकांत दुबे बोले तो इंदिरा गांधी भी मुद्दा है, नेहरू भी मुद्दा है। सारा जो नेहरू पे चर्चा होती है क्या संसद के अंदर? इनका तो कोई भाषण के बिना खत्म नहीं होता, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो आशीष भाई, जो संसद के जो अंदर जो संवेदनाएं होती थी, संसद के अंदर जो सारी चीजें होती थी, उनको तो कर दिया इन्होंने नष्ट और भ्रष्ट। अब तो इनका एजेंडा चलता है और सारे के सारे एक सुर में बोलते हैं। हुआ जो होता है ना, वो हुआ। निशिकांत दुबे ऑथेंटिकेशन के लिए कह रहा था, तो आप अपना सर पीट लीजिए। और प्रहलाद जोशी के बारे में क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि वो ऑथेंटिकेट करती है, वो कहेगा मैं खंडन करता हूं। अब वो थोड़ी देर में जब वीडियो चलेगी सारे देश में, फिर कामू दिखाओगे तुम? वीडियो पे है सब कुछ, अखबार में अंदर सब कुछ है। देश का अगला क्या क्या आरोप आपको पता है प्रहलाद जोशी के ऊपर? टिकट बेचने का आरोप है, बताइए। तो इसीलिए तो बनाया गया है। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं आप लेकर के आते हो, और विपक्ष के लोग अभी तक क्या मांग हो रही थी 20 तारीख से लेकर तक, कि जो बच्चों के ऊपर बर्बरता हुई है इस पे चर्चा करा दी, उस पे चर्चा नहीं कराई, नए बिल पे चर्चा कराई। फिर प्रियंका गांधी ने एक सिंपल सवाल पूछा कि साहब आपने 24 में भी बिल बनाया था, ऐसा ही बिल बनाया था, उसके तहत कितनों को सजा दी? बस एक वाकड़ा बता दीजिए। एक भी नहीं। तो नया बिल ले आओगे तो क्या हो जाएगा? बिल बनाने से कुछ होता है क्या? चोरी पकड़ने से होता है। चोरी करवा रहे हैं तो इनको पकड़ने से क्या मतलब? इनको तो लफाजी करनी है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए, जिस आदमी ने रीलें बनाई, पता नहीं क्या क्या किया रात को 11:51 में, और वो आदमी इस पूरे बिल पे इंट्रोडक्शन से लेकर के अब तक 1 मिनट के लिए हाउस में नहीं आया। क्या कर रहे हैं मोदी जी, बताओगे आप मुझे? क्या कर रहे हैं अमित शाह? कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आए हुए उसके साथ इवेंट तो नहीं कर रहे अभी तक? तो कर क्या रहे हैं? या कोई रील बना रहे हैं? तो ये बेसिकली संसद के प्रति एक खास तरह का कंटेम्प्ट है कि एक नया बिल ला रहे हो, आप नई रील के जरिए उसकी घोषणा की,
उस पर चर्चा चल रही है, यू आर नो वेयर। वहां वो रिज्यू बिठा रखा है, मनोहर लाल बैठे हैं, एक आध और बैठा है, छुट्टी चल रहा है कार्यक्रम। लेकिन जो प्रियंका गांधी ने कही वो सारी बातें संवेदना वाले लोग जान सकते हैं, जिनके अंदर इंसानियत हो, जो किसी की पीड़ा समझते हो। वो उसकी माँ की बात बता रही है, ये सारे उसको हुट कर रहे हैं। तो इनके तो ये संस्कार है। लेकिन ओवरऑल देश अब धीरे धीरे, आप कहते हैं ना कि देश में अब ये जो बुजुर्ग और ये फला, धीरे धीरे ये जनजी इस माहौल को बदलेगी अल्टीमेटली। इन्होंने इनको एक्सपोज किया है, इन्होंने इनका सूद समेत ये भय वापस किया है, यही इनको तमीज भी सिखाएंगे बहुत जल्दी। तो जो मोदी जी ने 12-12.25 साल में हजारों लाखों करोड़ रुपए लगा करके जो फर्जी छवि बनाई थी, वो 25 दिन में मिट्टी में मिला दी कि नहीं मिला दी। यहाँ के पोमेरियंस कुछ करें चाहे ना करें, इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवरेज की है, जो सारी चीजें की है, जिस तरह की जेन जी ने इनको एक्सपोज किया है एक मुद्दे के ऊपर, तो अब कहां भागेंगे? विपक्ष को तो रोक लोगे, उनको रोक लो ना। तो प्रियंका का जो भाषण था वास्तव में हिला देने वाला था। और अभी मैं सारा आपको जान के प्रियम्प्ट नहीं कर रहा हूं, वीडियो के साथ ही चर्चा में ठीक रहेगा। कई चीजें उन्होंने ऐसी कह दी कि अगर कोई इज्जतदार आदमी हो ना तो दोबारा आए ना वहां, ऐसी ऐसी बातें इज्जतदार हो उन्होंने तब कही। ना, इज्जतदार हो तब ना। आपने अच्छा जोड़ दिया कि अगर इज्जतदार हो तो उसके लिए पहले इज्जत कमानी पड़ती है। ये इज्जत कमाया है सब आकर के पूरे दिन झूठ फैलाना। वो आकर के कहता है कि राहुल गांधी के एलओपी से हटवा दूंगा। मतलब ऐसे लोगों को इस देश के संसद में बिठाया है जिन्होंने भी बिठाया है। अगर जनता बिठाई है तो जनता भी पाप की भागी है, पाप की भागी है जनता। हमें वोट नहीं मांगना, हम सीधा साफ कहेंगे भाई, हमें नहीं वोट मांगना है कि जनता नाराज होगी वोट नहीं देगी, नहीं दे वोट। जब ऐसे लोगों को बिठाए हो जो न स्पीकर के हाथ में है, न किसी न सत्ताधारी दल के हाथ में, न कोई संवैधानिक प्रावधान है कि एलओपी तुम हटा दो, कर हम एलओपी हटा देंगे, राहुल गांधी प्रस्ताव ले आएंगे एलओपी हटाने का। मतलब उसका मुंह जो है ना, वो जब खुलता है कुछ भी बोल देता है। और इस देश में उसको कोई रोकने वाला नहीं है। सत्ता का अहंकार, अगर कोई वाकई सत्ता के अहंकार में मोदी और शाह के बाद तीसरा आदमी झूम रहा है ना, झूम बराबर झूम, तो तीसरा निशिकांत दुबे है इस देश में। 2 के बाद तीसरा नाम निशिकांत का मैं रख रहा हूं, हेमंत भाई, अगर आप नहीं आपत्ति नहीं तो रोक दीजिए। आशीष भाई, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं। आप इसको थोड़ा सा अंदर बिटवीन द लाइन्स देखिए। उसको आकाशवाणी नहीं होगी कि हम राहुल गांधी को हटाने का नोटिस लाएंगे। आप उसके पीछे की कहानी देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के काम से कितनी बेचैन है। और वो चर्चा कहीं सुनी उस भाई ने, और उसको अपने शब्दों में, क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत विद्वान आदमी, पीएचडी, कहां से पीएचडी करी, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे इसको दिल पे ले लो, कहां पे उसने पीएचडी करी, क्या करी, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन उसके जितने भी भाषण या उसकी कमेंट या जो भी बाइट आप सुनेंगे, तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि ऐसा आदमी संसद में भी पीएचडी एजुकेशन की तो बात चल। तो उसकी कुपड़ता ही उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, आप ये बात मान लीजिए। जो उसने कहा ना कि राहुल के खिलाफ नोटिस लाएंगे, पूरा देश क्या सवाल पूछ रहा है कि बच्चों पर बर्बरता क्यों है, E20 कहां से आया, विदेश नीति का सत्यानाश क्यों कर दिया। वो कह रहा है कि राहुल गांधी 2006 से 2026 तक का हिसाब दो, उसकी जांच कराई जाए, उसके लिए SIT बनाई जाए। राहुल गांधी तुम्हारा घरेलू नौकर है क्या? वो इस देश में संवैधानिक पद पे है, विपक्ष का नेता है। और तेरे जैसे तो पता नहीं कितने वहां कहां घूमते हैं, जिन कारणों से तुम संसद में, वो भी सारे देश को पता है। हाँ, तो लोकतंत्र के प्रति तुम्हारी कितनी आस्था है, वो तुम रोज दिखाते हो। हाँ। ये इस देश के 7वीं क्लास के बच्चे को भी पता है, जिसने पार्लियामेंट की चैप्टर पढ़े हैं, कि इस देश के अंदर विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई भी नोटिस नहीं आ सकता संसद में, इनकेपेसिटी ऑफ विपक्ष का नेता उसको बदलने के लिए। उसके बावजूद वो आदमी चौड़ा होकर के सब जगह बकवास कर रहा है, और सारे चैनल उसको दिखा रहे हैं। कोई इससे सवाल ये नहीं पूछ रहा जी कौन से एक्ट में प्रावधान है, किसी ने ये नहीं तुम्हारी औकात क्या है, कोई सा चैनल नहीं पूछ रहा है। वही पूछ लेता कि डिग्री दुबे तुम्हारी औकात क्या है, तुम कैसे लाओगे, बताओ। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद में कौन सा क्लॉज, कौन सा सब क्लॉज, कुछ बता दो डिग्री दुबे। ये कोई नहीं पूछ रहा है, बस बता दीजिए आप। वही पत्रकार है ना। आज आप धोती कहाँ की पहने, असम वाली पहने हैं, वही वाले हैं पत्रकार सब। चलिए अगली क्लिप लाइए प्रियंका गांधी की। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। ये करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं।
हमें सत्ता देकर, हमें यहाँ तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए गाते मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। तो ये आशीष भाई, ये आपने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी हाउस के अंदर खड़े होकर के बच्चों की शिक्षा, बच्चों का ओवरऑल जो एजुकेशन तंत्र था, किस तरीके से वो दबाव में आ जाते हैं और वो पूरी बात रख रही है। उसके बावजूद भी जो परिस्थितियां देश के अंदर बनी, किन कारणों से बनी, क्यों बनी, उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा किस बात पे है कि नया बिल ले आओ और उसकी सजा को रिवाइज कर दो, उसके मॉडस ऑपरेंडी को चेंज कर दो, उसका टाइम कर दो, उसका ये कर दो। सवाल ये है कि जब पिछले कानून में आपने एक की सजा नहीं कराई तो नए कानून का आप क्या करोगे? इसके पीछे आपकी विल पावर क्या है? इसके पीछे आपका लॉन्ग टर्म का विजन क्या है? असली सवाल तो ये है कि एनटीए जो आपने बनाया उसको जेबी क्यों बनाया, उसको उसके अंदर आरएसएस के लोग क्यों फिट करें, उसके पीछे की जो परिस्थितियां हैं उसको आपने संसद के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं बनाया? तो बेसिकली क्या है कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। हर एक संगीत जिसको एजुकेशन सिस्टम में लेकर के आते हैं उसके लिए नए तरह की व्यवस्था कर देते हैं। एनटीए में ये हटा दिया, वो हटा दिया, फला हटा दिया, एनटीए का चीफ हटा दिया, क्या जवाब दे दो। तो आशीष भाई, कुल मिलाकर के पूरी की पूरी परिस्थिति जो है, आज जो नीट के एग्जाम से लेकर के जो मोदी सरकार का शिक्षा का जो बवंडर है, जो भ्रम है, उसको उन्होंने कायदे से एक्सपोज किया। ये आप मान सकते। अगली क्लिप प्रियंका गांधी की, अगली क्लिप। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? मैं यहीं पर एक आपसे टिप्पणी लूंगा, उससे साथ ही मैं इंडियन एक्सप्रेस की जो हमने कहा था उसके लिए हेडलाइन दिखा देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन ले आइए, देखिए। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी बैक्स रिलीज ऑफ 11 बिल्किस बानो, हमने शब्द को ब्लर किया है, जो व्यभिचारी थे, जो इज्जत लूटे थे, कन्विक्ट्स एज पर लीगल प्रोविजन। ये कौन कहा? प्रहलाद जोशी। डेट दिखा दीजिए, अगला इसका पन्ना लाइए, डेट दिखा दीजिए। डेट से आप लोग तसल्ली कर लीजिए। ये देखिए 18 अक्टूबर 2022, ठीक है। नीचे देखिए साफ साफ लिखा है, ब्रेकिंग द सेंटर साइलेंस ओवर द premature release of 11 men serving life sentence in 2002 Bilkis Bano case. Prahlad Joshi, Union Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines, Tuesday defended the release of the convicts, saying it was done as per the legal provisions. ऊपर देखिए पहली लाइन, ब्रेकिंग द सेंटर साइलेंस।
ये वो व्यक्ति था जो केंद्र की चुप्पी को तोड़ते हुए 11 शैतानों के पक्ष में खड़ा हुआ था। अब ये शिक्षा मंत्री है, तो ये क्या करेगा? इस देश के बच्चों दिमाग में कौन सी शिक्षा भरेगा, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। हम इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम का वक्त हो गया है। अभी हम सुनवाएंगे इनको, हम अलग प्रोग्राम लाएंगे, सुनवाएंगे इनको और राहुल गांधी को सुनवाएंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, हमको तो लगता है तत्काल दोबारा जंजीक आना चाहिए कि ऐसा आदमी तो रह ही नहीं सकता शिक्षा मंत्री। राहुल गांधी ने वो मिशन शुरू कर दिया है। अब प्रहलाद जोशी अगला नंबर, प्रहलाद जोशी आते। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।